हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज हम डिस्कस करेंगे द रिब्जन्स्की थ्योरम। बेसिकली क्या हुआ था कि जो हेक्सेरोलिन मॉडल है और जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, उसमें एक अजम्पशन ली गई थी कि फैक्टर एंडोमेंट्स या फैक्टर सप्लाई है दैट इज फिक्स्ड। तो टीएम रिब्जन्स्की ने 1955 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने उस अजम्पशन को, द फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर्स को रिलैक्स किया एंड ही इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। कि अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो यानी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसका प्रोडक्शन पे, कंजप्शन पे और टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिकली दिस थ्योरम एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ अ बायस्ड ग्रोथ ऑन द आउटपुट ऑफ टू गुड्स। देखिए यहाँ पे बायस्ड ग्रोथ का कंसेप्ट आया है। बायस्ड ग्रोथ क्या होती है? बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे शो करते हैं कि जब भी किसी कंट्री का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम दिखाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अब ये जो शिफ्टिंग होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो कैसे होती है? या तो वहाँ जो कंट्री है उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए। तो इस जो शिफ्टिंग का जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पे हम ग्रोथ को क्लासीफाई करते हैं कि वो बायस्ड ग्रोथ है या बैलेंस्ड ग्रोथ है, ठीक है। अगर दोनों ही फैक्टर, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, कैपिटल और लेबर है, दोनों ही अगर सेम रेट पे ग्रो करते हैं तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बिल्कुल शिफ्ट होएगा इवनली, बिल्कुल इवनली शिफ्ट होएगा बाहर की आउटर साइड की। जो स्लॉप है, जो नया जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो पुराना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दोनों का जो स्लॉप है वो बिल्कुल सेम होगा एट एनी पॉइंट। अगर उनको हम किसी जो एक स्ट्रेट ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन से कट करते हैं तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे भी कट करती है वहाँ पे उनका जो स्लॉप है वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये बैलेंस ग्रोथ होती है। ग्रोथ बायस्ड कब होती है? जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन फ्रंटियर है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर वो ज़्यादा शिफ्ट करता है एज कंपेयर टू अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बायस्ड ग्रोथ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल, उनमें से सिर्फ लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो जो भी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी होगी उसका ही प्रोडक्शन एज कंपेयर टू अदर कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव गुड, तो मोर एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनलिटी वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसको हम कहते हैं बायस्ड ग्रोथ। तो रिब्जन्स्की थ्योरम एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ ए बायस्ड ग्रोथ ऑन द आउटपुट ऑफ टू गुड्स। की अगर दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर की ग्रोथ होती है या एक फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, सप्लाई बढ़ती है, तो उनका दोनों गुड्स के आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये रिब्जन्स्की थ्योरम एग्जामिन करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ए फैक्टर गिवन द अदर will cause an increase in the output of the commodity which is intensive in that by a greater proportion and a decrease in the output of the other commodity। यानी जिस भी फैक्टर का हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर दूसरा फैक्टर साथ में अगर हमें गिवन हो उसको हम अनचेंज रखते हैं, तो जिस फैक्टर की क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे उससे क्या होगा, उस कमोडिटी का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसमें वो जो क्वांटिटी हमने इंक्रीज की है, जो फैक्टर है जो है उसमें जो इंटेंसिव कमोडिटी है उस कमोडिटी का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा बाय ए ग्रेटर प्रोपोर्शन एंड अ डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ अदर कमोडिटी। और जो दूसरी कमोडिटी है उसका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा एट अनचेंज कमोडिटी एंड फैक्टर प्राइसेस। अगर जो कमोडिटी के प्राइसेस है, जो फैक्टर प्राइसेस है, वो अगर अनचेंज्ड रहे तो ये कंडीशन रहेगी। इसको बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन इफेक्ट। यानी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए फैक्टर इंक्रीजेस, the more than proportionate increase in the output of the commodity intensive in that factor, that is known as magnification effect। यह डायग्राम के जरिए हमने रिब्जन्स्की थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो P1 F1 लाइन है दैट शोज लेबर बायस्ड ग्रोथ, P1 एंड F1 जो हमारा न्यू प्रोडक्शन फ्रंटियर है। जो प्री ग्रोथ इक्विलिब्रियम है दैट इज, यानी लेबर की ग्रोथ होने से पहले, लेबर की सप्लाई बढ़ने से पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो हमारा ओल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है, उसके ऊपर आप देखेंगे दैट इज पॉइंट ई, जहाँ पे प्राइस लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टेंजेंट है, जहाँ पे ओ आर
जो वाई कैपिटल इंटेंसिव गुड है जो कि वाई है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, एंड ओ क्यू दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो कि एक्स है उनका प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो नो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज एस्टेब्लिश्ड एट पॉइंट ई, जहाँ पे जो न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो टेंजेंट है प्राइस लाइन के। कौन सी प्राइस लाइन? अनचेंज प्राइस लाइन, अनऑल्टर्ड प्राइस लाइन की जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है या रिलेटिव प्रोडक्ट प्राइस है वो क्या यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, यानी दोनों का जो स्लॉप है बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E1। तो इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप चेक करेंगे कि जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसकी सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई है फ्रॉम OQ टू OQ1, और जो वाई कैपिटल इंटेंसिव गुड है उसकी सप्लाई वहाँ पे डिक्रीज हुई है फ्रॉम OR टू OR1, यानी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनलिटी। अगर लेबर की ग्रोथ डबल हुई है तो उससे प्रोपोर्शनलिटी, उस अनुपातिक उसमें जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसके प्रोडक्शन के अंदर यानी एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में अनुपातिक ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इसी को जानते हैं हम रिप्जन्स्की थ्योरम के नाम से। यहाँ पे देखिए हमने जो अज्यूम किया कि जो कमोडिटी प्राइस है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, हमने प्राइस लाइन के द्वारा उस चीज़ को दिखाया भी कि जो न्यू प्राइस लाइन है वो भी उनका जो स्लोप है बिल्कुल सेम रहता है, यानी जो कमोडिटी फैक्टर प्राइसेस हैं कमोडिटी प्राइसेस हैं वो सेम है। कमोडिटी प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट कब रहेंगे? ओनली इफ द फैक्टर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। जब फैक्टर प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, और फैक्टर प्राइसेस कांस्टेंट कब रहेंगे? जब फैक्टर प्रोपोर्शन और फैक्टर प्रोडक्टिविटी दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में, वो एक्स हो या वाई हो, दोनों ही कमोडिटी के प्रोडक्शन में अगर उनका प्रोपोर्शन और प्रोडक्टिविटी अगर वो कांस्टेंट रहता है तो फैक्टर प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे। सो द ओनली वे, एक ही तरीका है जितना भी इंक्रीज हुआ है क्वांटिटी ऑफ लेबर उसको अब्जॉर्ब करने का, फुली एम्प्लॉय करने का, एंड स्टिल जो कैपिटल लेबर रेशियो है उसको अनचेंज रखने का अब दोनों ही कम्युनिटी के प्रोडक्शन में, उसका एक ही तरीका है कि जो आउटपुट ऑफ वाई है जो कैपिटल इंटेंसिव गुड है दैट इज टू फॉल in order to release enough capital and somewhat little LB labor B to absorb all the increase in the labor in the production of the labor intensive commodity X। कि जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, उसके प्रोडक्शन के अंदर जितना भी लेबर की क्वांटिटी बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है, उसको अब्जॉर्व करने का एक ही तरीका है कि जो वाई का आउटपुट है उसको कम किया जाए, ताकि वहाँ से कैपिटल को डाइवर्ट करके लेबर जो एक्स कमोडिटी है उसके प्रोडक्शन के अंदर उसको एम्प्लॉय किया जाए। सो क्या होता है कि जो आउटपुट ऑफ एक्स है, जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, यानी जो जिस भी फैक्टर की सप्लाई बढ़ाई जाती है तो जो भी कमोडिटी में वो फैक्टर ज़्यादा इंटेंसिवली यूज होता है उसी का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो आउटपुट ऑफ एक्स राइजेस एंड आउटपुट ऑफ वाई फॉल्स एट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस, एंड दैट इज नोन एज रिप्जन्स्की थ्योरम। तो ये थी हमारी रिप्जन्स्की थ्योरम जो क्या कहती है कि जब हम किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो जब प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी दैट इज इंटेंसिव, जो कि जिसमें वो फैक्टर इंटेंसिवली यूज होता है, उसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है मोर देन प्रोपोर्शनलिटी। जितना इंक्रीमेंट लेबर में हुआ है, लेबर की सप्लाई में हुआ, उससे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो दूसरी कमोडिटी है, जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है या जो दूसरा फैक्टर जहाँ पे इंटेंसिवली यूज होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।